आज हम लोग रोलिंग मोशन की बात करेंगे रोटेटरी मोशन में। तो रोलिंग क्या होती है ये समझना है। रोलिंग मोशन जो होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग कहते हैं। मतलब अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन है और प्लस में ये रोटेटरी मोशन, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या हो जाएगा, रोलिंग मोशन हो जाएगा। ट्रांसलेटरी प्लस में रोटेशन, तो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों को मिला के रोलिंग होगी तो बॉडी क्या करने लगी, रोल करेगी। रोलिंग मोशन में क्या होता है कि बॉडी अपनी एक्सिस पे रोटेट तो करती है, बट रोटेशन के साथ साथ वो क्या करती है, आगे भी बढ़ती है, ट्रांसलेटरी मोशन भी करती है। जैसे आपको प्योर रोटेटरी मोशन की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ द प्योर रोटेटरी मोशन बॉडी अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती रहती है। और इन केस ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन वो क्या करती है, आगे बढ़ती है, केवल ट्रांसलेशनल मोशन करती है। लेकिन रोलिंग में ऐसा होता है कि वो बॉडी आगे भी बढ़ती है और रोल भी करती है, मतलब रोटेट भी करती है। जैसे आप किसी साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके क्या करिए, उसको घुमाइए, पेडल लगाइए, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि उस एक्सिस पे क्या करेगा, वो रोटेट करता रहेगा। किस एक्सिस के अबाउट, वो जो साइकिल का पहिए का जो धुरा है उसके अबाउट वो क्या करेगा, उसी पे रोटेट करता रहेगा। लेकिन आप जब स्टैंड से उतार के उसको चलाने लगते हैं तो क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर आगे भी बढ़ता है और उसके साथ साथ क्या होता है, वो रोटेट भी करता रहता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन कहते हैं। ठीक है, तो रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ it is the combination of rotatory motion as well as translatory motion। ये एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है और इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या करता है, ट्रांसलेटरी मोशन करता है। क्लियर? जैसे हम इसको आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे अगर हम यहां पर ये लिखते हैं कि ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि जैसे ये कोई ये इस तरीके से व्हील है और ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो इसका हर पार्ट आगे की तरफ किसी भी वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, सारा का सारा पार्ट। इसके जितने भी पॉइंट हैं, एवरी पॉइंट मूव विद वेलोसिटी v इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ये इस तरीके से ये प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। हमने क्या करा कि जब रोटेशन की स्थिति देखी कि प्योर रोटेटरी मोशन कैसा होगा, तो जो प्योर रोटेटरी मोशन होगा उसकी स्थिति ये होगी कि वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, उसके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल
in a definite radii with same angular velocity। ये है आपका सेंटर। तो मैंने बताया था सेंटर वाला पॉइंट तो रेस्ट में होगा एंड रेस्ट ऑफ द पॉइंट परफॉर्म द सर्कुलर मोशन इन डेफिनेट रेडियस। जैसे ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये क्या कर रहा होगा हर पॉइंट पे, अगर जैसे ये इस तरीके से इसकी वेलोसिटी v होगी और इस पॉइंट पे इधर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी v, इस पॉइंट पे ये पीछे के डायरेक्शन में होगी और ये इस पॉइंट पे यह इधर टेंजेंट के अलोंग होगी। लेकिन इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ये रेस्ट में होगा। ये प्योरली क्या है, ये प्योर रोटेटरी मोशन है कि इसके सेंटर की जो वेलोसिटी है वो जीरो है और हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो v, वो टेंजेंट के अलोंग है। ये प्योर रोटेशन की बात है। अगर यहीं पर हम इन दोनों को कंबाइन करके और रोलिंग की बात करें तो जो रोलिंग मोशन होता है और खास करके प्योरली रोलिंग मोशन, इसमें किसी भी तरीके का स्लाइडिंग और स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो जो प्योर रोलिंग मोशन होता है वो ये होता है कि इसी को हम इसी के ऊपर उठा के रख दें। तो आप देखेंगे जब इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे, अभी तो ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और ये केवल आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ये अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करेगा और क्या करेगा, आगे भी बढ़ेगा। और ये जब आगे बढ़ने लगेगा तो होगा क्या कि इसके सेंटर की वेलोसिटी जीरो है और यहां देखेंगे तो ये सेंटर की वेलोसिटी है, तो इसके पास सेंटर की वेलोसिटी नॉन जीरो हो जाएगी, बी से आगे बढ़ने लगेगा। तो प्योर रोलिंग की जो कंडीशन आएगी वो आप ये देखेंगे, ये कुछ ऐसा करेगा, दिख रहा है नीचे इस तरीके से। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। अभी तक रेस्ट में था, इसकी वेलोसिटी मिली, इसको क्या हो गई। और आप देखेंगे कि ऊपर की वेलोसिटी, अपर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सामने की दिशा में बता रहे। 2v इस वजह से हो जाएगी कि यहां पर वेलोसिटी जीरो थी और यहां पर v थी, तो v प्लस जीरो ये क्या हो जाएगी, v हो गई। और इसका जीरो है, इसका v है, ये भी हो गई। इसकी v है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसकी भी v है, तो जब दोनों पे रखेंगे तो अपर पॉइंट डबल वेलोसिटी से चलेगा 2v से। समझ में आ रहा कैसे है, v प्लस v इक्वल्स टू 2v हो जाएगा। और अगर इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट को देखेंगे तो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसकी वजह से तो बैकवर्ड वेलोसिटी होगी, इसकी वजह से फॉरवर्ड वेलोसिटी होगी, लाइक दिस। ये आगे की तरफ लगाएगा और ये, जिसकी वजह से यहां पर नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जो कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट है, ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन, वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट विल बी जीरो। अब यहां से दिख भी रहा है कि इसकी वजह से वेलोसिटी फॉरवर्ड है, इसकी वजह से वेलोसिटी बैकवर्ड है। जब दोनों को एक उस पे रख देंगे तो कॉन्टैक्ट वाले पॉइंट की वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट क्या होगी, जब वो कॉन्टैक्ट में आएगा तो जीरो होगी। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस v। तो ये पॉइंट रेस्ट में होगा, क्या होगा, रेस्ट में होगा। अब बची हुई चीज को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। हमने कहा कि इस पॉइंट को चेक करते हैं, जो जस्ट बैक है इधर, इस पॉइंट को आप समझिए। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी को चेक करते हैं जो यहां पर है, तो आप देखेंगे कि यहां पर वेलोसिटी तो सामने है ऐसा v, और इसकी वजह से वेलोसिटी क्या है, ये है ये। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो गई और 90 डिग्री पे हो गए, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, यहां कहीं से आएगा। और ये होगा कितना,
ये होगा स्क्वायर रूट 2v इनका रिजल्टेंट। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जो हम फार्मूला जानते हैं वी आर रिजल्टेंट लगाएंगे तो वो होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका बताया है। तो यहाँ ए भी है और बी भी है, तो क्या होगा v स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2vab, तो v इंटू बी इंटू कॉस 90। व्हाट विल बी cos 90? cos 90 विल बी 0। cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और v बाहर हो जाएगा तो v इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल सिमिलर बात यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वजह से वेलोसिटी क्या है, ये ऐसी होगी डाउनवर्ड, और इस पॉइंट की वजह से अगर देखेंगे तो इसका हर पॉइंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भी पॉइंट आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ वेलोसिटी जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, जो सेंटर ऑफ मास की होगी ऐसे। तो यहाँ भी रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा और वो भी क्या होगा? v इंटू स्क्वायर रूट 2 होगा। तो आप देखेंगे कि ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है। ये मोशन क्या कर रहा है? ये प्योरली रोल कर रहा है। समझ में आ रहा है? और प्योरली रोल करती हुई बॉडी को क्या समझना आपको कि एक्सेस के अबाउट तो प्योरली रोलिंग मोशन करती है और ये आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन इस पॉइंट को जब हम देखेंगे इस एंड वाले पॉइंट के अबाउट, तो एंड वाले पॉइंट के अबाउट ये रेस्ट में होती है। और अगर कोई भी चीज रेस्ट में है और बाकी चीजें सर्कुलर मोशन कर रही हैं तो उसे हम रोटेटरी मोशन करते हैं। तो अगर इस रोलिंग को एक बार आपको दूसरे भी तरीके से ट्रीट करना हो तो दूसरा इसका एक तरीका ये है कि हम ऐसा मानेंगे कि ये होल बॉडी जो है वो रोटेशन रोलिंग कर रही है इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट, और इस पॉइंट के अबाउट पे पूरी बॉडी क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, प्योरली रोटेशन कर रही है। तो इन दोनों कंडीशन से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन को लगाएंगे तो ये रोटेटरी मोशन करके लगा देंगे एंड के अबाउट, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहां पर लगाएंगे तो ये रोलिंग की कंडीशन होगी। ठीक है, फिलहाल अभी आप रोलिंग को समझेंगे। तो रोलिंग की सारी प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहली चीज तो ये जो कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट होगा, अगर प्योर रोल कर रही है बॉडी तो वो रेस्ट में होगा। दूसरा जो उसका सेंटर होगा वो भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। अपर मोस्ट पॉइंट जो होगा वो डबल वेलोसिटी से बढ़ता है। तो ये ओवरऑल रोलिंग है। जिसमें और कुछ बताते पहले से नोट करिए, बनाइए जल्दी से। तो ये जो प्योर रोटेटरी मोशन होता है इसमें ये जो वेलोसिटी होती है v, हम जानते हैं कि v को हम ये भी लिख सकते हैं, अगर इनकी रेडियस r है ये, तो ये तो पॉइंट रेस्ट में होगा, और ये जो v होते हैं ये r ओमेगा होते हैं। ये आपको बताया है। ये भी क्या होगा? r ओमेगा होगा, ये r ओमेगा होगा, और ये भी r ओमेगा होगा। तो ये जो वेलोसिटी r ओमेगा से रोटेट कर रहा होता है ये ऐसे ऐसे, और ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन जब इस पे पड़ते हैं तो ये तभी रोलिंग होता है जब ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर हो। मतलब ये आगे की तरफ जो लग रहा है वो v लग रहा है, और जो पीछे की तरफ लग रहा है ये v जो है ये r ओमेगा होगा, और यहां से ये r ओमेगा और ये v ये दोनों बराबर होंगे तब तो ये रेस्ट में होगा। तो कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन की अगर हम बात करेंगे तो कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन में ये होता है कि जो ट्रांसलेटरी मोशन की वेलोसिटी होती है, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की, वो सीधे सीधे r ओमेगा के इक्वल होनी चाहिए, तभी वो प्योरली रोल करेगी बॉडी। तो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग की अगर हम बात करें, हाँ, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या होगी? मैंने बताया कि v क्या होना चाहिए? r ओमेगा के इक्वल होनी चाहिए। ये वेलोसिटी है तो वो प्योर रोल कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर ये क्या है कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी वेलोसिटी तेज है, थोड़ा ज्यादा है, और रोटेशन वाली वेलोसिटी क्या है? थोड़ा कम है,
तो ऐसे कंडीशन में रोलिंग तो होगी लेकिन प्योरली रोलिंग नहीं होगी, तो बॉडी क्या नहीं करेगी, प्योर रोल नहीं करेगी। तो फिर क्या करेगी, वो रोलिंग विद स्लाइडिंग करेगी। अगर ट्रांसलेटरी मोशन की वेलोसिटी, ये तो प्योर रोल की कंडीशन है, अगर हम क्या करते हैं कि v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, ऐसा हो जाए तो ये प्योर रोलिंग, और ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया, ये प्योर रोल है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आर ओमेगा से कम हो जाए। तीनों कंडीशन हम आपको बता ही दे रहे थे। तो ये तो कंडीशन है रोलिंग विद स्लाइडिंग, रोलिंग विद, ये स्लाइडिंग की कंडीशन है जब स्लाइड करती है, और ये तो प्योर रोलिंग की कंडीशन है। और ये जो है रोलिंग विद स्लिपिंग। अब सोच रहे होंगे स्लिपिंग और स्लाइडिंग में फर्क क्या है? दोनों तो एक ही चीज है। स्लिप करना और स्लाइड करना दोनों एक चीज नहीं है। अगर दोनों एक चीज होती तो फिर दो वर्ड क्यों होते? स्लिपिंग और स्लाइडिंग में डिफरेंस है। अब रोलिंग विद स्लिपिंग और रोलिंग विद स्लाइडिंग में क्या फर्क है ये समझते हैं। जैसे जब कोई चीज प्योर रोल करेगी तो एक भी स्टेप स्लाइड या स्लिप नहीं करेगी, ठीक है ना, कंप्लीटली वो क्या करता जाएगा, प्योरली रोल करता जाएगा। आपने ट्रैक्टर देखा होगा, गांव में जब खेत में ट्रैक्टर जोतता है पानी के खेत में, तो उसमें कंडीशन ये होती है कि उसका जो व्हील होता है वो बहुत तेजी से रोटेट करता है और आगे बहुत स्लो में बढ़ता है। वो कंडीशन है स्लिपिंग की। रोलिंग तो करता है, ऐसा नहीं बिना रोल किए वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो रोलिंग करता है लेकिन उसका ओमेगा इतना फास्ट होता है वी के कंपैरिजन में कि उसका ट्रांसलेटरी वेलोसिटी कम होती है और रोल बहुत तेजी से कर रहा होता है। अगर वही रोड पे उतना तेज अगर क्या करे, रोटेशन करे, तो बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो चूंकि प्योर रोलिंग कंडीशन नहीं है, वो स्लिप ज्यादा मार रहा है, मतलब ओमेगा उसका ज्यादा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेलोसिटी कम है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, प्योरली रोल नहीं कर रहा है, वो रोलिंग विद स्लिपिंग कर रहा है। एक दूसरी कंडीशन आती है जब क्या हो रहा हो कि ये स्लो, जो रोटेशन है वो स्लो और वो आगे से तेज बढ़ रहा हो। पता लगा एक रोटेशन में 2πr जाना था तो और ज्यादा चला गया और रोटेशन एक ही लिया। जैसे किसी हाइट से, किसी स्लोप से किसी चीज को उतारो तो क्या करता है, वो चक्का कम घूमता है, आगे ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है, स्लाइड मार देता है 3-4 स्टेप। तो वो क्या कंडीशन है, वो रोलिंग विद स्लाइडिंग है। समझ आ रहा है ना? तो रोलिंग, स्लाइडिंग और स्लिपिंग दोनों, जब ट्रांसलेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन मतलब डोमिनेंट होगा कंपेरिजन टू द रोटेटरी मोशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोलिंग विद स्लाइडिंग कहेंगे। और जब रोटेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो क्या कर देंगे, उसे क्या बोलेंगे, रोलिंग विद स्लिपिंग। ये दोनों आपस में होती रहती हैं और ये दोनों कम ज्यादा होकर के प्योर रोल के कंडीशन में चीजें आती भी हैं। जैसे अगर हम क्या करें कि किसी चीज को बहुत तेजी से रोटेट कराएं, अभी आपको दोनों तीनों कंडीशन अच्छे से समझा देते हैं तो ये आपको चीज समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट में क्या होता है कि जैसे ये कोई बॉल है और ये इस तरीके से जमीन पर रखी हुई है। अब हमने क्या करा कि इसको पीछे से बैट से हिट कर दिया, ये इससे इस पे हिट करा और जब पीछे इस पे हिट करा तो ये इसको ट्रांसलेटरी वेलोसिटी दिया और ये क्या करने लगा, आगे की तरफ बढ़ने लगा। तो इसमें अभी रोटेशन की कैपेबिलिटी नहीं है, अभी तो केवल लीनियर वेलोसिटी दिया, कोई एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी इसको मिली। लेकिन जैसे इस पे फोर्स लगेगा इस पे, तो ये क्या करेगा, ये वेलोसिटी हमने इसको प्रोवाइड करी, तो ये फोर्स तो सेंटर के अबाउट लग रहा है, तो इसके अबाउट रोटेट करने का, टॉर्क होने का कोई वही प्रश्न ही नहीं कि इस पे कोई टॉर्क हो। लेकिन जैसे जब ये आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो जो इसका सरफेस कांटेक्ट में है वो भी चाहता है कि ऐसे स्लाइड कर जाए आगे की तरफ, और जब उसके अंदर ये स्लाइडिंग की टेंडेंसी होती है तो ये जो सरफेस है आपका, ये सरफेस इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा देता है। वो चाहेगा ड्यू टू द इनर्शिया कि ये रेस्ट में रहे, तो ये इसके पीछे डायरेक्शन में क्या लगाएगा, ये सरफेस इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। और अब यहां से मोमेंट डेवलप हो गया, ये इसका सेंटर है
और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो यहां पर टॉर्क आ गया ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये Fs इंटू आर जो हुआ ये इसको टॉर्क मिल गया। अब जब इसको टॉर्क मिल गया तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसी होगी, ऐसे अंदर की तरफ। तो इसमें रोटेशन की सेंस किधर आएगी, ऐसे। तो धीरे धीरे जीरो, पहले तो ओमेगा जीरो था, अब धीरे धीरे इसमें रोटेशन आने लगा। जब चूंकि टॉर्क आ गया तो टॉर्क होता है आई अल्फा, फिर धीरे धीरे इसमें अल्फा डेवलप होने लगा, अल्फा धीरे धीरे डेवलप होने लगा तो ओमेगा आने लगेगा। इसका मतलब अब इसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी क्या करेगी, अभी समझते जाइए। इसमें टॉर्क की टेंडेंसी आई तो धीरे धीरे ओमेगा डेवलप होने लगी, ये ओमेगा जीरो से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। और यहां पर जो ये वेलोसिटी है ये सामने के डायरेक्शन में है और फोर्स पीछे के डायरेक्शन में है। इसका मतलब वेलोसिटी और फोर्स के बीच में 180 का एंगल है। तो ये फोर्स से जो एक्सेलरेशन आएगा वो इसको रिटार्ड करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा। तो ये जो आपकी वेलोसिटी है ये v, लीनियर वेलोसिटी घटेगी और ओमेगा बढ़ेगी। होगा ऐसा कि नहीं होगा, जब बैट से हिट करेंगे तो केवल लीनियर वेलोसिटी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे रोड उसमें ग्राउंड और बॉल के बीच का फ्रिक्शन बढ़ेगा, टॉर्क आएगा तो ओमेगा बढ़ने लगेगा और इस फोर्स की वजह से ये v कम होने लगेगी। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब v क्या होगी, ये घटेगी, v घट करके और ओमेगा बढ़ करके ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएंगे। तो ये बॉल क्या करने लगेगी, प्योरली रोल करने लगेगी। तो आप देखते होंगे जब बैट से मारिए तो पहले तो बहुत सीधी जाती है गेंद, फिर कुछ देर बाद क्या करने लगती है, रोल करने लगती है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे रोल करते हुए फिर बढ़ती है। तो वो जो रोल करते हुए बढ़ती है, शुरू में क्या होता है, आपने चूंकि हिट करा, मोमेंटम दिया, तो मोमेंटम फोर्स क्या होता है, एक इंपल्सिव फोर्स है, फास्ट मोमेंटम प्रोवाइड किया तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ, लीनियर वेलोसिटी बहुत तेजी से मिली। ये पहले ट्रांसलेटरी मोशन मारा, लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्शन आया फिर क्या करने लगा, रोल करने लगा। और रोलिंग में भी पहले स्लाइडिंग विद रोलिंग थी, धीरे धीरे वेलोसिटी और कम हुई, ओमेगा और बढ़ा, प्योर रोल करने लगा। फिर देखेंगे वो ग्राउंड पे रोल करते हुए जाता है। समझ में आ रहा है। दूसरा इसका एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल ये कि कोई बहुत तेजी से रोटेट करती हुई चीज को ऐसे पकड़े रहिए और अचानक से ग्राउंड पे रख दीजिए, तो वो कुछ देर तो बहुत तेजी से वहीं ग्राउंड पे ऐसे नाचेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे प्योरली रोल करने लगेगी। जैसे आप साइकिल को नचा के स्टैंड पे रखिए और अचानक से स्टैंड से उतार दीजिए, तो पहले तो वो अपनी जगह पे ऐसे करती है, रोटेट करती है, तो रोलिंग विद क्या होती है, बहुत स्लिपिंग होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो रोल करने लगेगी। ऐसे किसी भी व्हील को खूब तेजी से नचाइए और उसके बाद ऐसे छोड़ दीजिए, तो छोड़ने के बाद शुरू में तो बहुत तेजी से क्या करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो क्या करेगा, प्योर रोल की तरफ बढ़ जाएगा। क्यों, उसका रीजन ये होता है कि जब कोई चीज बहुत तेजी से ऐसा रोटेट कर रही है, मान लो इस तरीके से, ऐसा और ऐसा, इसका ये ओमेगा है, आर ओमेगा, ये वेलोसिटी आर ओमेगा है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये यहां पर रोटेट कर रही है। तो इनमें रोटेशन का सेंस इस तरीके से है। जैसे ये ग्राउंड पे रखी जाएंगी, ये ग्राउंड है, तो इनमें टेंडेंसी क्या होगी, इनमें टेंडेंसी ये होगी कि ये जैसे ये पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा, ये चाहेगा कि ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का दे दे, तो ग्राउंड क्या करेगा, इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा, और जहां आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो ये क्या करेगा, r क्रॉस f, क्या होगा, r क्रॉस f। तो इसमें आप देखेंगे कि सॉरी, ये r की डायरेक्शन इधर होगी, f इधर, तो ये r क्रॉस f क्या करेगा, ऐसे लगाएगा। तो इसमें क्या टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, इसमें टेंडेंसी ये हो जाएगी कि जो आपका ये रोटेशन हो रहा था अपनी एक्सिस पे, ये ऐसा डेवलप होगा, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इसमें इधर है, इसमें इधर, तो ये इस ओमेगा को धीरे धीरे कम करने लगेगा। दूसरी चीज, फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और इसकी कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है। जब फोर्स आगे की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा, तो ये कोई लीनियर वेलोसिटी आगे की तरफ प्रोवाइड कर देगा। तो लीनियर वेलोसिटी बढ़ करके एंगुलर वेलोसिटी घट करके, अब की बार वहां उल्टा हुआ था, यहाँ उल्टा होगा, और दोनों एक ऐसा टाइम आएगा कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा हो जाएगा, और फिर ये रोटेट करने लगता है, सॉरी रोलिंग करने लगता है। तो बात समझ में आ रही है ना, प्योर रोलिंग में, स्लाइडिंग में, स्लिपिंग में क्या डिफरेंस है बेसिक, ठीक है। लेकिन हमको तो अभी यहाँ पर रोलिंग विद स्लिपिंग भी नहीं पढ़ना, स्लाइडिंग भी पढ़ना आपके लेवल पे उतना नहीं है, आप में केवल प्योर रोलिंग की बात करनी है, तो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब रोलिंग के लिए अलग अलग चीजें हमको करनी है।
तो रोलिंग में तो दोनों तरीके का मोशन लगेगा भाई। हम ट्रांसलेट, एक तो तरीका ये कि उसके कांटेक्ट पॉइंट के बहुत रोटेशन लगा दें, और दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों पार्ट को यूज करें, तब रोलिंग हो जाएगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी हमने आपको बताई थी, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ये क्या होगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटरी मोशन। इन दोनों को मिला लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का क्या वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगी ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब हाफ mv स्क्वायर और रोटेटरी मोशन का मतलब हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i की वैल्यू होती है mr स्क्वायर और एक कोफिशिएंट कोई होता है। जैसे हमने कहा कि सर्कुलर रिंग के लिए जो ऐसा एक्सिस हो उसके लिए क्या हो जाएगा i की वैल्यू, तो आप कहोगे उसके लिए तो डायरेक्ट mr स्क्वायर हो जाएगा। हम कहेंगे डिस्क के लिए तो आप कहोगे हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा। हम आपसे बोलेंगे कि सॉलिड स्फीयर के लिए तो आप कहोगे 2/5 mr स्क्वायर। क्यों? अगर हम आपसे कहेंगे कि हॉलो स्फीयर के लिए तो 2/3 mr स्क्वायर। तो ये mr स्क्वायर तो सब में है, क्यों? अब यही कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, यहाँ 2/5 है, यहाँ 2/3 है, सब चीजों के लिए अलग अलग है। तो इसको तो हम बॉडी के हिसाब से पहचान जाएंगे किस शेप की बॉडी है, तो हम इसको ईटा से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ईटा है, अब ईटा किसी भी चीज का कुछ भी हो सकता है ना। अब ईटा की वैल्यू सॉलिड कहेगा तो 2/5 लिख देना, सॉलिड स्फीयर कहेगा, हॉलो स्फीयर कहेगा 2/3 लिख देना, डिस्क कहेगा 1/2 लिख देना। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं, सीधे सीधे जनरल फार्मूला बनाने के लिए इसको लिख दे रहे हैं ईटा mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ईटा mr स्क्वायर, इनटू में क्या लिख दिया हमने, ओमेगा स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की क्या आ जाएगी, एक जनरल फार्मूला जो आप हमेशा यूज कर सके। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग आ जाएगी आपकी हाफ mv स्क्वायर, कैपिटल एम ही रखो या तो स्मॉल एम। तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ईटा mr स्क्वायर। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, हमने कहा कि v क्या होता है, r ओमेगा होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v/r। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर है जिसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लिख सकते, नहीं लिख सकते? और ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ईटा m इंटू v स्क्वायर। और हाफ mv स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आप क्या पाएंगे कि हाफ mv स्क्वायर, ये ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये हो जाएगा 1 प्लस ईटा। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हो जाएगी। बस आपको अलग अलग चीजों के लिए क्या मालूम होना चाहिए, ईटा मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ईटा की वैल्यू अगर हम रख देंगे किसके लिए,
डिस्क के लिए तो हाफ हो जाएगा, हाफ और 1 3/2, और 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 mv² हो जाएगा। ऐसे अगर सर्कुलर रिंग के लिए रखेंगे तो ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mv² आ जाएगा। अगर इसको हम क्या करते हैं 2/5 लेते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, तो ये 2/5 होगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा, और फिर ये 7/5 मतलब 5 to 10, तो 7/10 mv² हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी चीज के लिए आप रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नोट करिए इसको। तो ये अलग अलग चीजों के लिए काइनेटिक एनर्जी बना सकते हैं। किसी भी चीज का आपको काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आनी चाहिए। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ½ I⍵² की आई की वैल्यू रख देंगे, तब भी वही बात होगी। अब जैसे ये कोई ये एंगल थीटा है और यहां पर कोई बॉडी है, ये जो इस सरफेस पे रोल करती हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ये इसका मास जो है वो स्मॉल m ले रहे हैं, इसकी रेडियस को हम r ले रहे हैं। ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि एक तो इस पे वेट फोर्स इसका खुद का लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा वो भी mg, और ये एंगल थीटा है, तो आप देखेंगे कि इधर इसका एक कंपोनेंट लगेगा और एक कंपोनेंट इसका इधर लगेगा। तो इधर वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा mg, आप देख रहे हैं ये एंगल थीटा है, तो ये इसको आगे बढ़ाएंगे, बताया था NLM में, तो ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहां से ये इसके कांटेक्ट से ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा, इट इज अगेन 90 माइनस थीटा, तो ये 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका mg cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा mg sin थीटा। अब अगर इसके अबाउट ये प्योरली रोल करना स्टार्ट करती है, पहले तो इसके वेलोसिटी 0 होगी, धीरे धीरे जैसे इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगने लगेगा, और ये इसमें क्या आ जाएगा, कैपेबिलिटी आ जाएगी रोटेट करने की। तो जैसे ये प्योरली रोल करेगा तो इसमें हम दोनों मोशन लगाएंगे, एक तो अपनी एक्सिस पे रोटेशन की, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, वो I∝ के इक्वल होगा, और दूसरा इस पे लगने वाला नेट फोर्स, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो होगा ये इसका नॉर्मल फोर्स है, इस पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, जब इस पे नीचे आने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, F, और F क्या होगा μk/n होगा। तो यहां से आप देखेंगे कि दो तरीके के मोशन को यहां पर हमको अप्लाई करना है, एक तो फोर्स को और एक नेट टॉर्क को। नेट टॉर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा, I∝ के, और जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले इसमें ट्रांसलेटरी मोशन लगाते हैं और फिर रोटेटरी लगाते हैं, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन को लगा के रोलिंग के लिए एक्सेलरेशन वगैरह ये सब पैरामीटर बताएंगे। तो फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के। यहां पर नेट फोर्स क्या है, mg sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब अलोंग द प्लेन लग रहा है, और माइनस में फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, और यही नेट वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। अब यहां से फ्रिक्शनल फोर्स मैंने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है,
म्यू इंटू एन होता है, क्योंकि ये क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो म्यू के इंटू एन होगा। अब एन की वैल्यू यहां से अगर देखें आप, तो एन की वैल्यू किसके इक्वल है, एन एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। तो एन इज इक्वल टू क्या है, एम जी कॉस थीटा है, और यहां पे इसकी वैल्यू रखोगे तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा आ जाएगा एफ। अब यहां से ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ये पैरामीटर हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, पूरे से m क्या होता जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा। ये तो एक लीनियर एक्सेलरेशन है। दूसरी हमने कहा कि जो नेट टॉर्क होगा टाउ नेट, वो किसके इक्वल होगा, ये रोटेटरी मोशन के लिए। तो पहले ट्रांसलेटरी मोशन लगाया, फिर रोटेशन लगाया, और दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, रोलिंग। फॉर रोटेटरी मोशन नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। और यहां पर नेट टॉर्क कहां से मिल रहा है इसको, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ये इसको क्या करेंगे, नेट टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। तो यहां से टाउ नेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये है आपका म्यू इंटू एम जी, अरे म्यू एन होता है तो म्यू इंटू एन करोगे तो म्यू एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एन एम जी कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा आर, म्यू एम जी आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका नेट टॉर्क। और इसी नेट टॉर्क को किसके इक्वल लिखना है, आई अल्फा के इक्वल लिखना है। क्यों, यहां पर लिख देते हैं डिब्बे के अंदर, इसके बाद यहाँ पर नहीं दिख रहा, वहां यहाँ पर दिखेगा। तो यहां से नेट टॉर्क की वैल्यू है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, ये इक्वल हो जाएगा आई इंटू अल्फा के, यहां तक सही है। अब म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, आई की वैल्यू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हमने कहा वही रख दो, ईटा एम आर स्क्वायर। और जब हमको वैल्यू पता होगी ईटा की, हमको अगर पता चल जाएगा कि सॉलिड स्फीयर है ये वाला, तो जैसा हमने जनरल फार्मूला बना दिया, जैसा होगा वैसा आप रख लेंगे। सॉलिड स्फीयर होगी तो 2/5, हॉलो स्फीयर होगी 2/3, तो ये इंटू में अल्फा कर दिया। और आप जानते हैं कि अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है लीनियर एक्सेलरेशन, और इसमें अंतर रिलेशन आपको बताया था, जैसे v = r ओमेगा होता था, तो dv/dt क्या हो जाएगा, ये r टाइम्स d ओमेगा/dt होगा, तो ये एक्सेलरेशन होगा, ये r और ये अल्फा हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होती है, r अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/r। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा r अल्फा ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/r। तो यहां से एक्सेलरेशन का टर्म्स लिख सकते हैं कि नहीं, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इज इक्वल टू ईटा एम आर स्क्वायर इंटू a/, लीनियर एक्सेलरेशन अपान में क्या हो जाएगा आर, तो ये आर से ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और m से m कैंसिल हो जाएगा,
m से m कैंसिल हो जाएगा और r से r कैंसिल हो जाएगा, एक r यहां पर बचा और ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से a क्या आ जाएगा, यहां से a की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी म्यू g cos थीटा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। इतना नोट करिए पहले, तो बताते हैं आगे। इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टर्म पे ही बताते हैं पूरा डिटेल।